हाय गाइस। आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपना जनरल पैथो का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। तो पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि ये अगर आपकी नॉर्मल सेल है और अगर नॉर्मल सेल पे स्ट्रेस आएगा तो सेल सबसे पहले क्या करेगी, अडेप्ट करेगी। अगर अडेप्टेशन के बाद भी स्ट्रेस परसिस्टेंट रहा तो सेल अंडरगोज इंजुरी। ठीक है। अब इस इंजुरी में हमने दो टाइप की इंजुरी देखी थी, दैट इज रिवर्सिबल इंजुरी एंड इरिवर्सिबल इंजुरी। अब इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजुरी के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है उनमें क्या डिफरेंसेस है वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजुरी। इसमें अपन चार टाइप्स के मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजुरी पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो है और मोस्ट कॉमन जो है, ठीक है, वो कौन सा है, एटीपी डिप्लीशन वाला। ठीक है। अब मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इंजुरी क्या होगा, इश्केमिया होगा। ठीक है। इश्केमिया इज व्हाट, इश्केमिया इज नथिंग बट द lowering or reduction of blood supply, nutrient supply and oxygen supply to a particular organ that is known as ischemia or particular cell। ठीक है। तो इश्केमिया इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंजुरी। अब इश्केमिया होने के कारण जो सेल है उसमें मोस्ट कॉमन जो सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा अफेक्ट होगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर अफेक्ट हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इट इट डज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हो गया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का आउटकम क्या होता है, एटीपी। तो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो गया तो एटीपी फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी एटीपी लगेगा वो सब जो फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिए अपन को पता है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है सेल के और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। तो अगर ये काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा, जो सोडियम है वो बाहर नहीं जाएगा और जो पोटेशियम है वो अंदर नहीं आएगा। तो इसका अपन अगर फिजियो में पढ़ा है ना तो उसको उल्टा समझते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया तो अपन बोलते हैं कि जो इफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो जाता है। और जो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो रहा था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर लोअरिंग ऑफ एटीपी हो गया, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो वर्क करना कम कर देगा। तो उसके कारण इफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा और इंक्रीज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा। ठीक है। मतलब सोडियम जो है वो जो नॉर्मली बाहर जा रहा था वो क्या हो जाएगा, अंदर आना शुरू कर देगा। और जो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। मतलब जो नॉर्मली पोटेशियम अंदर आ रहा था, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे ना, उसकी जगह पे क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो ज़्यादातर बाहर जाएगा। ठीक है। तो वही लिखा है कि सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा और पोटेशियम का इफ्लक्स बढ़ जाएगा। ठीक है। अब सोडियम का अगर इन्फ्लक्स बढ़ गया, ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ गया मतलब सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अपन ने फिजियो में पढ़ा है कि जहाँ पे सोडियम होगा वहीं पे वाटर भी होगा। तो सेल के अंदर अगर सोडियम ज़्यादा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो गया, उसके कारण सेल के अंदर सोडियम बढ़ गया। सोडियम अगर बढ़ गया तो वाटर भी बढ़ेगा, सेल के अंदर से जो पोटेशियम है वो कम हो गया। ठीक है। अब सोडियम और वाटर के साथ साथ क्या बढ़ेगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा, ये याद रखना है। ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन कम हो गया, उसके कारण सोडियम बढ़ा सेल के अंदर, वाटर बढ़ा, कैल्शियम भी बढ़ा और पोटेशियम जो है वो कम हो गया। ठीक है। अब वाटर आने के कारण और सोडियम आने के कारण सेल के अंदर सोडियम और वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग। अब वाटर अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगी, सेलुलर स्वेलिंग होगी। अब सेलुलर स्वेलिंग के साथ साथ क्या होगा, लॉस ऑफ माइक्रोविला होगा। ठीक है ना, लॉस ऑफ माइक्रोविला होगा, ब्लेब फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्मिक ब्लिप्स, ये जो होता है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बाहर निकले हुए दैट आर ब्लिप्स। तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्लिप्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक ब्लिप्स क्यों बनेंगे, टू अकोमोडेट द वाटर। जो वाटर अंदर आ रहा है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये आउटगोइंग आउटग्रोथ जो है सेल के अंदर वो दिखेगी, दैट आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक ब्लिप्स। ठीक है। तो क्या देखा, सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन अफेक्ट हो गया, उसके कारण सेल के अंदर सोडियम बढ़ा, वाटर बढ़ा, कैल्शियम भी बढ़ा। और सोडियम के अंदर का पोटेशियम कंटेंट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम बढ़ गया। तो उसके कारण क्या होगा, अब सोडियम सेल के अंदर वाटर आ गया तो उसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग होगी, सेलुलर स्वेलिंग होगी, माइक्रोविलाई जो है वो लॉस हो जाएंगे और ब्लेब फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्लेब फॉर्मेशन क्यों होगी, टू अकोमोडेट द वाटर। ठीक है। अब एटीपी का, इसके साथ साथ एक बात याद रखना, ये जो माइलिन फिगर्स है ये भी सोडियम पोटेशियम कम का अफेक्ट होने के कारण माइलिन फिगर्स भी तैयार होंगे। अब माइलिन फिगर्स क्या होती है, तो मेम्ब्रेनस वर्ल्स होती है और लैमिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। माइलिन फिगर्स आर नथिंग बट मेम्ब्रेनस वर्ल्स
और लैमिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब ऐसे वर्ल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के, ठीक है, ऐसे वर्ल्स बनेंगे फॉस्फोलिपिड्स के, उसको अपन बोलेंगे माइलिन फिगर्स, ठीक है। एंड दे आर डिराइव फ्रॉम, ये क्वेश्चन आया है पीजी में, तो ये याद रखना कि माइलिन फिगर जो है दे आर डिराइव फ्रॉम डैमेज्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मेम्ब्रेनस वॉल्स है ना फॉस्फोलिपिड के, तो ये मेम्ब्रेनस वॉल किसकी मेम्ब्रेन से बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो डैमेज मेम्ब्रेन्स है उससे बनेंगे माइलिन फिगर्स, ठीक है। तो ये हो गया एटीपी कम होने के कारण पहला जो अफेक्टेड सेक्शन है ये सोडियम पोटेशियम पंप वाला हो गया। अब एटीपी कम है तो अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है, अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगी। अब अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस अगर बढ़ गई तो क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है, मतलब ग्लाइकोजन कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा सेल के अंदर। उसके बाद अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। अगर लैक्टिक एसिड सेल के अंदर बढ़ गया तो उसके कारण पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है तो पीएच कम होगा, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी एंड पीएच। लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। अब पीएच अगर कम हो गया या फिर एसिडिटी बढ़ गई तो उसके कारण क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन होगा, क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है। तो एटीपी कम हो गया, उसके कारण अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ गई, अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ने के कारण ग्लाइकोजन कंटेंट कम हो गया, लैक्टिक एसिड बढ़ गया, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो गया तो दैट विल रिजल्ट इनटू क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है। अब एटीपी कम होने के कारण तीसरा जो होता है दैट इज डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। अब डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंजुरी क्या है, इश्केमिया, ठीक है। इश्केमिया इज नथिंग बट लोअरिंग और रिडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू एन पर्टिकुलर ऑर्गन एंड सेल। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम तो उसका आउटकम दैट इज एटीपी विल आल्सो बी लेस, ठीक है। उसके बाद एटीपी अगर कम हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप अगर अफेक्ट हो गया तो सेल के अंदर सोडियम और वाटर कंटेंट बढ़ेगा, उसके साथ साथ कैल्शियम कंटेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम बढ़ जाएगा, मतलब सेल के अंदर का पोटेशियम कंटेंट कम हो जाएगा। अब सेल के अंदर सोडियम और वाटर अगर बढ़ गया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग हो जाएगी, देन सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाएंगे एंड ब्लैक फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्लैक फॉर्मेशन क्यों होगा, टू एकोमोडेट द वाटर, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बनेगा, माइलिन फिगर्स बनेंगे। माइलिन फिगर्स आर नथिंग बट मेम्ब्रेनस वॉल्स और लैमिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। मेम्ब्रेनस वॉल्स या फिर लैमिलेटेड एग्रीगेट्स है फॉस्फोलिपिड्स के, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नथिंग बट द डैमेज मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप वाला सेक्शन। उसके बाद एटीपी कम होने के कारण अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी। अनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ी तो ग्लाइकोजन कंटेंट विल बी लोअर्ड, देन लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस मोर। लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा बनेगा तो पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो गया तो दैट विल रिजल्ट इन टू क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। उसके साथ साथ क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स होगा, उसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया वन ऑफ द टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो रही है, देन सेलुलर स्वेलिंग हो रही है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो रहा है, ब्लैक फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन हो रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है, ठीक है। अब दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी है वो देखते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, जो अपन एक्चुअली पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेस ऑफ O2 सप्लाई या फिर टॉक्सिन्स या फिर रेडिएशन, ठीक है। अपन ने लेस O2 सप्लाई वाला पढ़ लिया, इश्केमिया वाला ही है, ठीक है। लेस O2 सप्लाई इज नथिंग बट इश्केमिया की वजह से ही होगा। तो लेस O2 सप्लाई या फिर टॉक्सिन्स या फिर रेडिएशन की वजह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ भी डैमेज हुआ या फिर उसमें कुछ भी डिसफंक्शन हुआ तो उसके कारण क्या होगा, एटीपी जनरेशन कम होगा, जो अपन ने पहले ही देख लिया पहले टाइप में। उसके बाद दूसरा एक फंक्शन हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज के कारण, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो एटीपी जनरेशन कम होगी या फिर प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी, जिसके कारण नेक्रोसिस होगा, ठीक है। तो क्या है, ये जो है ये सारे क्या है, पैथोलॉजिक स्ट्रेसर एजेंट्स है, ठीक है ना। पैथोलॉजिक स्ट्रेसर एजेंट इन द सेंस कि बाहर से जो अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेल के अंदर का या फिर जेनेटिक प्रोपोजिशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया या फिर टॉक्सिन्स आ गए या फिर रेडिएशन आ गया, उसके कारण क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो गया या फिर डिसफंक्शन हो गया। उसके कारण क्या हुआ, दो चीज़ें हुई, एक तो एटीपी जनरेशन कम हुआ या फिर प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हुई। उसके कारण क्या होगी, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज होगी, जो अपन टाइप 1 में पढ़ चुके हैं वही सब होगा, ठीक है। देन उसके कारण क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ द सेल होगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप देखते हैं अपन, दैट इज सर्वाइवल सिग्नल्स अगर कम हो गए, ठीक है।
डीएनए या फिर प्रोटीन डैमेज हो गया, मतलब ये जेनेटिक प्रिपोजिशन वाला है सारा, ठीक है। अगर सर्वाइवल सिग्नल्स कम हो गए, ठीक है, या फिर डीएनए प्रोटीन डैमेज हो गया, तो उसके कारण क्या होगा कि जो नॉर्मली प्रो अपोप्टिक और एंटी अपोप्टिक प्रोटीन्स के बीच में बैलेंस होता है ना, उसके बीच में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रो अपोप्टिक और एंटी अपोप्टिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें बैलेंस होता है, लेकिन अगर सर्वाइवल सिग्नल्स या कम हो गए या फिर डीएनए या फिर प्रोटीन डैमेज हो गया, तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब अगर इम्बैलेंस हो गया तो लीकेज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का, ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का लीकेज हो जाएगा तो इट विल लीड टू एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये होगा आपका दूसरा टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी, ठीक है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज दो तरीके से होगा, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा या फिर रेडिएशन होगा या फिर टॉक्सिन्स की वजह से होगा। उसमें क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या फिर डिस्फंक्शन होगा, उसके कारण दो चीज़ें होंगी, एक तो एटीपी जनरेशन कम हो जाएगा या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसके कारण मल्टीपल सेलुलर एब्नॉर्मलिटीज हो जाएगी जो अपन ने टाइप 1 में पढ़ ली, उसके कारण क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। या फिर दूसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाला पॉइंट है, जिसमें क्या है, सर्वाइवल सिग्नल्स कम हो गए, डीएनए या फिर प्रोटीन डैमेज हो गया, उसके कारण प्रो अपोप्टिक और एंटी अपोप्टिक प्रोटीन्स के बीच में का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, तो इम्बैलेंस हो गया, उसके कारण लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हो गया, उसके कारण क्या हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी। अब थर्ड टाइप जो है दैट इज लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस, ठीक है। तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस बिगड़ने के कारण भी मैकेनिज्म ऑफ इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस, ठीक है। नॉर्मली कैल्शियम जो होता है वो होमियोस्टेसिस मेंटेन करके चलता है बॉडी या फिर सेल्स में, ठीक है। तो अगर ये होमियोस्टेसिस बिगड़ गया तो उसके कारण भी इंजुरी होगी। तो देखते हैं, ठीक है, कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो होता है ना, वो जब भी इंजूरियस एजेंट कोई आएगा, ठीक है, जनरली कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कोई भी इंजूरियस एजेंट अगर एक्ट किया या फिर स्ट्रेसर एजेंट अगर एक्ट किया, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का कैल्शियम है ना, वो अंदर आ जाएगा सेल के, ठीक है। अब कैल्शियम अगर सेल के अंदर आ गया तो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कैल्शियम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कैल्शियम है, और बाहर से वापस से कैल्शियम अंदर आ गया ड्यू टू द इंजूरियस एजेंट या फिर स्ट्रेसर एजेंट, तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, मतलब इंट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट है या फिर साइटोसोलिक जो कैल्शियम है उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब कैल्शियम आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि कैल्शियम इज द एक्टिवेटर ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। सेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है कैल्शियम, ठीक है। तो अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया साइटोसोल के अंदर तो वेरियस एंजाइम जो है सेलुलर एंजाइम्स उनका एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से पहला कौन सा एंजाइम है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज। अब देखिए एज अगर किसी भी इसमें लगा है, किसी भी एंजाइम के नाम में अगर एज लग रहा है तो दैट रिजेंबल्स टू ब्रेक डाउन ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो फॉस्फोलाइपेज क्या देगा, फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज का क्या फंक्शन होगा, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक करना। तो वेरियस सेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उसमें का पहला अपन देगा फॉस्फोलाइपेज, उसके कारण क्या होगा, फॉस्फोलिपिड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है प्रोटीएज। अब प्रोटीएज वापस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, तो डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होगा, ठीक है। तो दो एंजाइम देख लिए, फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज, फॉस्फोलिपिड ब्रेक डाउन हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, या फिर डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोसोलिक या फिर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के कारण, फॉस्फोलिपिड कम होने के कारण या फिर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जो है उसका डिस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड से मेम्ब्रेन बनती है और साइटोस्केलेटल प्रोटीन जो है वो मेंटेन करके चलती है मेम्ब्रेन को, तो अगर वो दोनों का डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर कम हो गया तो क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एंजाइम हो गए, फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज। तीसरा जो एंजाइम है दैट इज एंडोन्यूक्लियस। अब अगर एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो गया तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर डैमेज होगा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर डैमेज होगा, ठीक है। उसके बाद है एटीपीएस के कारण क्या होगा, एटीपी जो है वो कम हो जाएगा। या फिर दूसरा है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके कारण भी क्या होगा कि लेस एटीपी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अपना तीसरा मैकेनिज्म क्या है, लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस। जनरली क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है वो कंटेंट में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर इंजूरी से एजेंट आ गया या फिर स्ट्रेसर एजेंट आ गया तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम होता है। अगर इंजूरियस एजेंट के कारण एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का भी कैल्शियम अगर अंदर आ गया तो साइटोसोलिक कैल्शियम जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम इज अ एक्टिवेटर ऑफ वेरियस एंजाइम्स, तो उसके कारण एक्टिवेशन हो जाएगा वेरियस सेलुलर एंजाइम्स का, ठीक है। उसमें से पहला कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज है, दूसरा है प्रोटीएज। फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड कंटेंट को कम कराएगा या फिर फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीएज क्या करेगा, डिस्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स करेगा। अब ये दोनों मिला के क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं, फिर मेम्ब्रेन बनाते हैं। अगर ये दोनों ब्रेक डाउन हो गई क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है। देन थर्ड इज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के कारण क्या होगा, न्यूक्लियर डैमेज होगा। एटीपीएस और माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, एटीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ थर्ड मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी।
अब लास्ट वन एंड फोर्थ मैकेनिज्म इंजरी जो है दैट इज फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है ना। अब फ्री रेडिकल इंजरी का कैसे होता है कि रेडिएशन, टॉक्सिन्स एंड रिपरफ्यूजन इंजरी जो है उसके कारण क्या होता है, देखो कौन कौन से है, रेडिएशन, टॉक्सिन्स एंड रिपरफ्यूजन इंजरी। ये तीन रीजंस की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज होगी, ठीक है। तीन चीज़ें कौन सी बोली मैंने, रेडिएशन, टॉक्सिन्स एंड रिपरफ्यूजन इंजरी। उसके कारण क्या हुआ, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का प्रोडक्शन बढ़ गया क्या, या फिर हो गया, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बन गई। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज में कौन कौन सी स्पेसीज होती है, सुपर ऑक्साइड आयन बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनेंगे। ये तीनों जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज है। नॉर्मली बॉडी के अंदर क्या है, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल के लिए मैकेनिज्म होता है। कैसे होता है, ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O2 बाय सुपर ऑक्सीडेज डिसमुटेज, ठीक है ना। SOD जो एंजाइम है दैट इज सुपर ऑक्सीडेज डिसमुटेज, वो क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड आयन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज़ डिकम्पोज, मतलब इट इज़ डिकम्पोज इंटू H2, मतलब वो वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा बाय द ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज या फिर कैटालिस, ठीक है। मतलब क्या, सुपर ऑक्साइड आयन जो है उसको कन्वर्ट करेगा H2O2 में, कौन, सुपर ऑक्सीडेज डिसमोडेज SOD, ठीक है ना। और H2O2 जो फिर बना उसको डिकम्पोज करेंगे इनटू वाटर बाय ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज या फिर कैटालिस। और ये SOD और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और कैटालिस का मदद से क्या होगा, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स होगा। लेकिन किसी भी रीजन से अगर ये मैकेनिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स अच्छे से नहीं हो रहा है, देन पैथोलॉजिक इफेक्ट्स दिखेंगे। अब पैथोलॉजिक इफेक्ट्स में क्या क्या दिखेगा अपने को, लिपिड पेरोक्सीडेशन दिखेगा। लिपिड पेरोक्सीडेशन में क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, ठीक है। लिपिड पेरोक्सीडेशन के कारण क्या होगी, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। दूसरा है प्रोटीन मॉडिफिकेशन दिखेंगे। अब प्रोटीन मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन या फिर मिसफोल्डिंग होगी, ठीक है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स होगा या फिर मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होगी, ठीक है। और थर्ड इज DNA डैमेज होगा। DNA डैमेज के कारण क्या होगा, म्यूटेशंस होंगी, ठीक है। नॉर्मली कैसे बनेगी प्रोडक्शन ऑफ ROS, कैसा होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होंगे, ड्यू टू वेरियस स्ट्रेस एजेंट्स लाइक रेडिएशन, टॉक्सिन्स एंड रिपरफ्यूजन, ठीक है। कौन से है सुपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होगा, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। कैसे होगा, सुपर ऑक्सीडेज डिसमुटेज की हेल्प से या फिर ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंड कैटालिस की हेल्प से, ठीक है। जो सुपर ऑक्साइड आयन बना वो कन्वर्ट करेंगे अपन इनटू H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज, ठीक है। और जो बाद में ये H2O2 बना उसको अपन वाटर में डिकम्पोज कर देंगे बाय यूजिंग द ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंड कैटालिस। अगर ये रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर अपने को दिखेंगे पैथोलॉजिक इफेक्ट्स, ठीक है। उसमें तीन इफेक्ट दिखेंगे। सबसे पहले लिपिड पेरोक्सीडेशन होगा जिसमें के कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगी। देन प्रोटीन मॉडिफिकेशन दिखेंगे। प्रोटीन मॉडिफिकेशन के कारण ब्रेकडाउन या फिर मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होगी। और DNA डैमेज होगा। DNA डैमेज के कारण क्या होगा, म्यूटेशंस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी, ठीक है। तो अपन एक बार वापस से सारे जो अपने चारों टाइप्स है मैकेनिज्म इंजुरी के वो देख लेते हैं। सबसे पहले ATP डिप्लीशन, ठीक है। ATP डिप्लीशन में अपन ने देखा कि मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंजुरी क्या है, इश्यमिया, ठीक है। ये भी PG का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको MCQ में भी आ सकता है। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंजुरी क्या है, इश्यमिया है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम हो जाएगा, उसके कारण ATP कम बनेगा। ATP कम अगर बना तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। उसके कारण सोडियम और वाटर कंटेंट इन द सेल बढ़ जाएगा और कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम बढ़ जाएगा जिसके कारण सेल के अंदर का पोटेशियम कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर और सोडियम कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर बढ़ रहा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी और लॉस ऑफ माइक्रोविला हो जाएगा, ब्लिप फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्लिप्स है वो क्यों बनी, टू एकोमोडेट द वाटर बनी, ठीक है। देन माइलिन फिगर्स भी इसमें बनेंगे। माइलिन फिगर्स क्या है, दे आर नथिंग बट द मेम्ब्रेनस वॉल्स और लैमिनेटेड एग्रीगेट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम डैमेज्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपका पीसी का PYQ है, ठीक है। अब एटीपी अगर कम हुआ तो दूसरा क्या होगा, अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगा। अब अगर अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगा तो ग्लाइकोजन का कंटेंट इन द सेल कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ने के कारण लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा। अब लैक्टिक एसिड बढ़ने के कारण क्या होगा, पीएच जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब पीएच कम होने के कारण क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन हो जाएगी। और तीसरा एटीपी कम होने के कारण क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स होंगे जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो उसमें दो देखे अपन ने, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण या फिर टॉक्सिन्स के कारण या फिर रेडिएशन के कारण क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या फिर डिसफंक्शन होगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, ATP जनरेशन कम हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये दोनों के कारण क्या होगा, मल्टीपल सेलुलर एब्नॉर्मलिटीज होंगी जो अपन ने टाइप 1 मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में पढ़ ली। उसके कारण क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, ठीक है। या फिर दूसरा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाले पॉइंट्स।
जिसमें क्या होगा कि सर्वाइवल सिग्नल जो है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद डीएनए या फिर प्रोटीन डैमेज हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, जो नॉर्मली प्रो अपोप्टिक और एंटी अपोप्टिक प्रोटीन के बीच में बैलेंस होता है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके कारण इम्बैलेंस होने के कारण क्या होगा, लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा, ठीक है। देन थर्ड इज लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस। नॉर्मली क्या होता है, कैल्शियम जो है वो होमोस्टेसिस मेंटेन करके चलता है, लेकिन किसी स्ट्रेस रीजन के कारण अगर कैल्शियम होमोस्टेसिस बिगड़ गया तो उसके कारण भी इंजरी हो सकती है। तो देखो नॉर्मली क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है वो कंटेंट में ज़्यादा होता है, लेकिन इंजुरियस एजेंट अगर आया तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है वो सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब सेल के अंदर नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कैल्शियम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कैल्शियम होगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बाहर से इंजुरियस एजेंट के कारण अंदर आया तो साइटोसोलिक कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कैल्शियम इज नथिंग बट एक्टिवेटर ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, तो वेरियस सेलुलर एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा है अपना एंजाइम, दैट इज फॉस्फोलाइपेज, दूसरा इज प्रोटीएज, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करने के कारण फॉस्फोलिपिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। प्रोटीएज के कारण क्या होगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हो जाएंगे, उसके कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है। देन एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स के कारण तीसरा जो एंजाइम एक्टिवेट होगा दैट इज एंडोन्यूक्लियस होगा, उसके कारण न्यूक्लियर डैमेज होगा। देन एटीपीएस या फिर माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन बढ़ने के कारण क्या होगा, लेस एटीपी सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हो गया। देन लास्ट वन इज फ्री रेडिकल इंजरी। तो फ्री रेडिकल बनेंगे किससे, फ्री रेडिकल इंजरी में क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस के कारण इंजरी होगी, जो बनेंगे किसके कारण, तीन चीज़ों के कारण, एक तो रेडिएशन या फिर टॉक्सिन्स या फिर रिपरफ्यूजन इंजरी। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस कौन कौन सी है, सुपर ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल रेडिकल आयन, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स हो जाता है, ठीक है, बाय वेरियस मैकेनिज्म्स इन द बॉडी। कैसे कि सुपर ऑक्साइड आयन को अपन सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज एंजाइम। देन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा उसको अपन वाटर में डिकम्पोज कर देंगे बाय ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेज एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम, ठीक है। लेकिन अगर ये रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पैथोलॉजिक इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब पैथोलॉजिक इफेक्ट्स में तीन चीज़ें दिखेंगी, एक तो लिपिड पेरोक्सीडेशन होगा, उसके कारण मेम्ब्रेन डैमेज होगी। देन प्रोटीन मॉडिफिकेशन होंगे, उसके कारण ब्रेकडाउन या फिर मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होंगी। और डीएनए डैमेज होगा, उसके कारण क्या होंगे, म्यूटेशंस होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है ये आपको आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए, ठीक है ना। शॉर्ट नोट के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क के लिए आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चारों जैसे कि जैसे डायग्राम निकाल के आना है, और फिर अगर आपके पास टाइम है, इसी में 4 डायग्राम निकलने में आपके 4 पेजेस भर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है, और इट इज़ द मोस्ट मतलब सफिशिएंट है इतना, अगर आपने लिख लिया मोस्ट मतलब कुछ इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी लिखना है देन आपको इसके इसी फ्लो चार्ट को जो है आपको थियरी में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लिखने की गरज है नहीं आपको, ये 4 फ्लो चार्ट बना के ये ऐसे कैसे आपको मोर देन सफिशिएंट मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। देन दूसरा जो आज की वीडियो का एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अपन देखेंगे रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब अपन ने जो देखी थी ना कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी होती है, तो उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी सेकंड ईयर में भी BAQs आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी नॉर्मली आप बस मतलब जो अपने MUHS वगैरह बाकी के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में उनमें जनरली BAQ नहीं पूछे जाते सेकंड ईयर में, तो उनको ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वाला पॉइंट है वो एज मतलब समझने के लिए भी काम आएगा, या फिर जहाँ जहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत है आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल इंजरी एंड इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। तो रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इंटैक्ट रहेगी लेकिन, और ब्लैक फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के साथ रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, स्वेल तो हो जाएगी लेकिन इंटैक्ट रहेगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर ये नॉर्मल सेल है तो वो स्वेल हो जाएगी लेकिन इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, स्वेल होके वो क्या करेगी, ब्लैक फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। स्वेल हो जाएगी और ब्लैक फॉर्मेशन करेगी। ब्लैक फॉर्मेशन क्यों करेगी, अपन ने देख लिया कि वाटर एकोमोडेट करने के लिए करेगी। अगर उसी को अपन देखें इरिवर्सिबल इंजरी है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल नहीं करेगी और वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये सेल है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन स्वेल हो जाएगी लेकिन इंटैक्ट रहेगी और प्लेक फॉर्मेशन होगा। इरिवर्सिबल इंजरी में वो स्वेल नहीं होगी और डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होगा। तो रिवर्सिबल इंजरी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इरिवर्सिबल इंजरी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, ठीक है। देन अपन देखेंगे राइबोसोम्स। रिवर्सिबल इंजरी में भी डिस्पर्शन होगा और इरिवर्सिबल इंजरी में भी डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन मतलब कि डिटैचमेंट, ठीक है ना, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, तो दोनों में ही होगा, रिवर्सिबल इंजरी में भी होगा और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी होगा।
देन अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी, दोनों में भी क्या करेंगे, स्वेल करेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इन रिवर्सिबल इंजरी क्या होगा, स्मॉल डेंसिटीज बनाएगा, स्मॉल फ्लोकुलेंट डेंसिटीज बनाएगा, और इरिवर्सिबल इंजरी में भी ये लार्ज फ्लोकुलेंट डेंसिटीज बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिवर्सिबल इंजरी में स्मॉल फ्लोकुलेंट डेंसिटीज बनाएगा और इरिवर्सिबल इंजरी में लार्ज फ्लोकुलेंट डेंसिटीज बनाएगा, ठीक है। देन रिवर्सिबल इंजरी में जो लाइसोसोम्स है उनमें क्या होगा, ऑटोफेगी होगी, और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, रप्चर होगा, ठीक है। लाइसोसोम्स विल अंडरगो ऑटोफेगी इन रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में रप्चर हो जाएगा। देन न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस में रिवर्सिबल इंजरी में हो जाएगी क्लम्पिंग एंड इरिवर्सिबल इंजरी में हो जाएगी पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस एंड कैरियोरेक्सिस, ठीक है। पिक्नोसिस मतलब छोटा होना न्यूक्लियस, कैरियोलाइसिस मतलब उनका ब्रेकडाउन होना, और कैरियोरेक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन होना, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें न्यूक्लियस के साथ होगी इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो डिफरेंस वापस से एक बार देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, इंटैक्ट रहेगी, लेकिन मतलब स्वेल हो जाएगी लेकिन इंटैक्ट रहेगी और ब्लैक फॉर्मेशन होगा। इरिवर्सिबल इंजरी में वो स्वेल नहीं होगी और डिस्टर्ब हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिवर्सिबल इंजरी में स्वेल हो जाएगी, इरिवर्सिबल इंजरी में लाइसिस हो जाएगा। राइबोसोम दोनों में ही डिस्पर्स हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही स्वेल होंगे, लेकिन इधर स्मॉल फ्लोकुलेंट डेंसिटीज बनेगी, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में लार्ज फ्लोकुलेंट डेंसिटीज बनेगी। लाइसोसोम जो है वो रिवर्सिबल इंजरी में ऑटोफेगी होगी उनमें, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में उनमें रप्चर होगा। और न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्लम्पिंग होगी, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस एंड कैरियोरेक्सिस होगा, ठीक है। तो ये अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिया आज के, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी पढ़ा, जो आपको शॉर्ट नोट करके आएगा। ये आपको जैसे के तैसे 4 फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख के आना है, ठीक है। ये आपको पहला फ्लो चार्ट निकालना है, ये आपको दूसरा फ्लो चार्ट निकालना है, देन थर्ड फ्लो चार्ट लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस वाला निकालना है, एंड फोर्थ फ्लो चार्ट आपको फ्री रेडिकल इंजरी वाला निकालना है। 4 फ्लो चार्ट निकालने में आपके 4 पेजेस भर जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास टाइम है और आपको लिखने की इच्छा, तो इसी को आपको थ्योरी में आगे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ले सकते हो, या फिर आपके जो भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनमें आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर BAQ, अगर किसी यूनिवर्सिटी में BAQ पूछे जाते हैं तो वहाँ पे तो ये डायरेक्ट BAQ करके आ सकता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।